नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश भर में दलितों पर हो रहे हमलों और कथित फर्जी गौरक्षकों की हरकतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि दलितों पर हमले नहीं होने चाहिए। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम दलितों को प्रताड़ित करें? अगर किसी को हमला करना है तो वो मुझ पर करे, लेकिन दलितों पर नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हज़ारों साल से हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं और वो विकृत रूप लेकर बाहर आ रही हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों पर हुए हमलों के साथ ही साथ कथित गौरक्षकों पर भी हमला किया और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 80% गौरक्षक गोरखधंधों में लिप्त हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर प्रधानमंत्री वाकई इन हमलों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं तो स्वयं कार्रवाई में रुचि लें। बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस ही तथाकथित गौरक्षकों को संरक्षण दे रही है। ऐसे में कार्रवाई कौन करेगा? राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक दलितों पर होने वाले हमलों पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वो खुलकर इसके खिलाफ सामने आ गए हैं। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं और इससे हालात किस तरह से बेहतर हो सकेंगे या नहीं होंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दलित चिंतक प्रोफेसर सुखदेव थोराट, आरएसएस विचारक प्रोफेसर राजवीर शर्मा, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री मुन्ना कुमार शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर थोराट, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पिछले सप्ताह ही हमने ये जो दलितों पर होने वाले अत्याचार हैं इस पर बातचीत की थी। आपने उस चर्चा में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री के लिए बार बार ये कहा जाता रहा कि वो चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में लगातार उन्होंने इस आक्रामक तरीके से बयान दिया है कि दलितों पर हमले नहीं होने चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, उनकी जो पैतृक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने भी इसका समर्थन किया है। क्या लगता है आपको कि अब दलितों पर होने वाले हमलों में कुछ कमी आएगी? देखिए, जो बयान प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है वो बड़ा अच्छा है। इससे ये एक जो लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट अब इस मसले में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे सिर्फ कॉन्फिडेंस ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एट्रोसिटीज़ अभी नहीं हो रही है। जैसा मैंने कहा है पहले भी कि 2001 से लेके 2014 तक लगभग 2 लाख एट्रोसिटीज़ हुई है, और जो गुजरात में इंसिडेंट्स हुआ उससे भी भयानक एट्रोसिटी हुई है। तो एट्रोसिटी चले आ रही है। मेरा कहना यह है कि इसमें एक्शन क्या होगा। ठीक, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ और लॉ है उसको रहते हुए यदि इस तरह की एट्रोसिटीज़ होती है तो उसका रिव्यू करके कोई नई बात यदि हो, नए स्टेप्स हो, नए रिफॉर्म हो तो बात बनेगी। नहीं तो एट्रोसिटी चलते रहेगी। विद स्टेटमेंट करने से लोगों में दलितों में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जो संस्था है विच आर एंगेज इन द डिलीवरी ऑफ द सोशल जस्टिस, वो कोर्ट हो, वो पुलिस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जी, उसमें तो कोई ज़्यादा बदल आएगा नहीं। ठीक, दूसरा हिस्सा ऐसे है कि जो समाज एट्रोसिटी करता है, हाई कास्ट समाज, उसमें बदलाव कैसे आएगा? दलितों में बदलाव आने से नहीं होगा। दलित तो कोशिश कर रहे हैं, बदलाव आना चाहिए हाई कास्ट सोसाइटी में। तो जो पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कोर्स है वो इक्वालिटी के लिए करना चाहिए ना, जो नहीं हो पा रहा है। जी। प्रोफेसर थोराट, आप और रहे हमारे डिस्कोर्स जो साथ। है दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारी समाज व्यवस्था है उसको सपोर्ट करने में जा रहा है। तो मैं जी, संक्षिप्त में ये कहूँगा कि नए स्टेप्स और भारी स्टेप लेना ज़रूरी है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। ठीक, और सिर्फ विश्वास देने से बात नहीं बनेगी। जी, और पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली हाई कास्ट, इसमें इसका एग्रेसिव एजेंडा बनाएंगे तो थोड़ा को तो उसमें बदलाव आने की उम्मीद है। जी। उसमें और भी मुद्दे हैं, मैं वो बाद में आता हूँ आपके पास में। प्रोफेसर राजवीर शर्मा, आप आरएसएस विचारक हैं। आरएसएस ने भी प्रधानमंत्री के इस बयान का समर्थन किया है। मोहन भागवत साहब का भी बयान आया है कि दलितों पर होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं वो रुकनी चाहिए फौरी तौर पे। ये जो चल रहा है सिलसिला, क्या प्रधानमंत्री के एक बयान दे देने से बदल जाएगा, या आप समझते हैं कि इसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है उसमें भी बदलाव लाए जाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है उसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि गौरक्षा और गौरक्षा के नाम पे कानून का तोड़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
इसलिए जो गौ रक्षा के नाम पे कानून तोड़ते हैं वो ना तो गौ की रक्षा करते हैं और ना देश के कानून और संविधान की रक्षा करते हैं। वो केवल देश में एक ऐसा तनाव का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे कि विकास का रास्ता रुक जाएगा। दूसरी बात, ये केवल स्टेटमेंट तक सीमित नहीं है, उन्होंने दो बातें और कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि राज्य सरकारों को डोजियर तैयार करना चाहिए, माने ही हैज़ इनिशिएटेड द एक्शन, ही हैज़ एडवाइज द एक्शन। उन्होंने सलाह दी है राज्य सरकारों को कि आपको क्या करना चाहिए ठीक, अगर ऐसे लोगों को रोकना है तो। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है इसमें छुपे हुए तरीके से कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर नहीं टाल सकती हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और वो उनको करना चाहिए। पंजाब सरकार ने शायद प्रधानमंत्री के इसी बयान के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी। खबर आई है कि वहाँ जो गौरक्षक दल हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मारपीट का मुकदमा। मुन्ना कुमार शर्मा साहब हमारे साथ हैं, आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका बयान आया है मुन्ना जी कि प्रधानमंत्री का ये बयान, यानी आपने एक तरह से उसकी निंदा की है और कहा है कि जो वो कहते रहे हैं उसके खिलाफ है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उससे सीधा सीधा गौ सेवा करने वाले लोग और गौ रक्षा करने वाले लोग, उनका अपमान हुआ है, जिसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी की जो ये दोहरी बात है, एक तरफ तो वे लोग जो गौ रक्षा के नाम पर जिसको कह रहे हैं कि अपराध कर रहा है, वो सारे लोग इनकी पार्टी भाजपा से जुड़े हुए हैं। इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहीं पर कुछ इनके ही पार्टी के लोग अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो गोरक्षा के नाम पर दे रहे हों, चाहे किसी नाम पर दे रहे हों। लेकिन जो असली गौ भक्त है, जो असली गौ रक्षक है और गौ रक्षा का काम जो विशेष रूप से कर रहा है, वो कोई भी अपराध में शामिल नहीं है। आप देखिए, ये इस संबंध में पहली घटना दादरी में घटी। सबको पता है कि जो वो घटना घटी वो सब इन्हीं बीजेपी का कार्यकर्ता था। जो गुजरात के ऊना में घटना घटी वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। जो गौ रक्षा में लगा हुआ लोग जो बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आप कोई एक भी घटना बता दें जिसमें उसने अपराध किया। लेकिन मुन्ना जी, जो जिन लोगों ने अप्रिय घटनाएं की हैं बकौल आपके, जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसमें आपको क्या परेशानी है? देखिए, जो अपराधी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको उस पर मुकदमा होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गौ रक्षा के नाम पर डोजियर तैयार करने की बात करना, उस पर कार्रवाई करने की बात करना, 80% को अपराधी बता देना, आखिर प्रधानमंत्री जी को कहां से पता चला कि 80% लोग अपराधी हैं? उन्होंने कब सर्वे कराया था? किससे जांच कराई? CBI ने जांच की कि IB ने जांच की? इसका खुलासा होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से यह भी कहूंगा कि डोजियर तैयार हो, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तैयार हो कि जो अपराध करने वाले, गौ रक्षा के नाम पर अपराध करने वाले लोग हैं, वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच हो। और मैं समझता हूं कि अगर ये जांच हो तो प्रधानमंत्री जी खुद कटघरे में खड़ा होंगे। ठीक है, जॉन दयाल साहब, आप प्रधानमंत्री के इस बयान को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और पिछले 2-2.5 साल से जो भी हो रहा है उन सब घटनाओं को देख भी रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ भी बात आती है, चाहे 15 अगस्त में पिछले से पिछले साल आई हो, या जिसमें किसी भी तबके के, छोटे से छोटे तबके को कुछ राहत मिलती है, उसको तो हमको स्वीकार करना ही है, वेलकम करना ही है। उसको हम कैसे नकार सकते हैं? मगर प्रधानमंत्री की इस बात से ये मान लें कि उन्होंने जो मुद्दा है उसको एड्रेस किया है या उस मुद्दे के प्रति कोई सल्यूशन पेश किया है, तो वो थोड़ी सी मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। यहाँ पर सिर्फ गौरक्षक, गौभक्त की बात नहीं है, सिर्फ दलितों की बात नहीं है, दलितों की सिर्फ गाय के रिलेशन में बात नहीं है, दलितों के मुद्दे में वेमुला भी आते हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई। गाय के मुद्दे पर मुसलमान भी आते हैं, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो जिसको कहते हैं सब मिलाकर अगर कोई बात करते कि कोई भी दलितों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अगर आ रहा है, 80-90% की बात नहीं है, आ रहा है, तो सरकारें, चाहे प्रांतीय सरकार हो या देश की सरकार हो, उसको एक्शन लेना है। ये डॉसियर वगैरह की बात नहीं है। अगर वो कोई चोरी कर रहा है, चक्का कर रहा है, दंड कर रहा है, तो लोकल पुलिस तो डॉसियर रखती ही है। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C बंडल, ये तो पुलिस वाले रखते ही हर एक के पास। नीरजा जी,
आप किस रूप में देखती हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को, क्योंकि आमतौर पे पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। अब वो बोले हैं और लगातार 2 दिन बोले हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत साफगोई के साथ बोले हैं। इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कुछ असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना मौन तोड़ा है। कहा जा रहा था कुछ नहीं बोले, इतना बड़ा हादसा हो गए और हज़ारों की तादाद में दलित अहमदाबाद की सड़कों पे उतरे। दूसरा, देश के मुखिया ने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है इन घटनाओं की। उसका भी स्वागत है, बिल्कुल अनकंडीशनल स्वागत है, उसका अपना मैसेज जाएगा। लेकिन जो सवाल मेरे मन में आता है वो यही है, जो 80% 20% से मान लीजिए 20% गौरक्षक जो बहुत सिंसियरली पूरे मन से गौरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन जाके कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना होगा? क्या गौरक्षक को ये हक है, अगर वो अपराधी नहीं है, अगर वो दुकान नहीं चला रहा है कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए, क्या ये हक है कि कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, या फिर स्टेट एजेंसीज का ये काम है, गौरक्षक का नहीं? और फिर हम बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे आ जाते हैं कि गौरक्षक हैं तो उनका रोल क्या है हमारे समाज में। ठीक, प्रोफेसर थोराट, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि कुछ कार्रवाई भी शुरू हुई है। पंजाब में कुछ कथित जो गौरक्षक हैं जो कि कानून हाथ में ले रहे थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और एक बात जो आमतौर पर कही जाती है कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, पॉलिटिकल विल ना हो, तो कोई काम नहीं होता। अब लगता है कि शायद एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई है, ख़ास करके दलितों के मामले में। हालांकि अभी और वर्गों को जिनके साथ में जुल्म ज़्यादती होती है, उन्हें अभी इस दायरे से अलग रखा गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए कुर्बान अली साहब, ऐसा है कि ये जो टेकिंग द लॉ इन हैंड बाय द कम्युनिटी, हाई कास्ट एज ए कम्युनिटी अटैकिंग दलित, कमिटिंग हीनियस क्राइम, परेडिंग दलित वुमेन नेकेड, ये सारे एट्रोसिटीज़ इसके पहले हुई है। और जितना अफसर्स गुजरात में हुआ है, उससे ज़्यादा अफसर्स खैर लांजवी की केस जिसमें छोटी लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। लैक्स ऑफ पीपल वेंट फ्रॉम नागपुर टू बॉम्बे, एंटर इनटू स्टेट असेंबली। तो इससे भी इसके पैरेलल अपसर्ज हुए हैं और उस पर भी उस वक्त भी प्रॉमिस देने की बात आ गई है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा जब तक आप इस इश्यू को गंभीरता से नहीं लोगे। और मैं वही कह रहा हूँ कि चूँकि एट्रोसिटीज़ होते आ रही है, तो एट्रोसिटीज़ क्यों अभी है, उसके रूट्स क्या है, उसके आइडियोलॉजिकल रूट्स क्या है, उसके पॉलिसी के रूट्स क्या है, उसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना होगा। और वो तब तक नहीं करेंगे तब तक ये लिप सर्विस रहेगी। मैं आपको 2 मुद्दे पे बात कहूँगा। एक तो मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंटी कास्ट एंटी अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मेरा कहे सिवाय 1 या 2 छोड़ के जिनके पास कास्ट और अनटचेबिलिटी के खिलाफ कोई प्रोग्राम है। ये SC सेल है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, लेकिन कास्ट एंड अनटचेबिलिटी इज़ नॉट ऑन देयर नेशनल एजेंडा। कांग्रेस का है हरिजन सेवक संघ, अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने छोटा बहुत कुछ प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टी इसको एक सिग्निफिकेंट एजेंडा नहीं मानेगी और करेगी नहीं, और उसमें हाईकास्ट जब तक नहीं इन्वॉल्व होंगे, तब तक मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। नंबर 1। नंबर 2, जो लीगल सेफगार्ड है एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत, जो मेजर प्रॉब्लम जो है एक्विटल रेट इतना ज़्यादा है और उसकी कारण यह है कि हर एक लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है। वो कोर्ट हो, पंचायत हो, पुलिस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। तो लीगल सिस्टम में आप कहाँ से रिफॉर्म लाओगे? उसको लाना पड़ेगा। उसको आपको दलितों को सहभाग करके वो जो सोशल जस्टिस डिलीवरी या संस्थाएं देती है उसमें कैसे आप इफेक्टिवनेस लाएंगे। और तीसरा मैं कहूँगा कि भाई एजुकेशनल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसमें होना चाहिए इस कम्युनिटी का। एजुकेशनली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी तो उनमें ताकत आ जाएंगी। और आज क्या हो रहा है कि जिस रिजर्वेशन के थ्रू उसका उनका प्रगति हुई है, प्राइवेटाइजेशन ने रिजर्वेशन को बिल्कुल इलेवन बना दिया। 20% पोस्ट हमारी जो गवर्नमेंट में है उसका 16% उनको मिलता है, जो पीनट्स है। एजुकेशन जो है इसका प्राइवेटाइजेशन तेजी से हुआ जहाँ उनको रिजर्वेशन मिलता है। 2014 के NSS सर्वे से 35% स्टूडेंट अब सेल्फ फाइनेंसिंग
इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जी, जहाँ दलित और मेरे गरीब पास को प्रोफेसर कोई साहब मिलता वक्त की नहीं थोड़ी है। कमी है, मैं तो आपसे मुझे माजरत लगता के है साथ इसका जी लार्जर एजेंडा आपको एड्रेस करना होगा। जी जोंदल साहब कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैं दो बातें कह रहा था, उसी वक्त मैं टोकना नहीं चाह रहा था। जी। एक तो जो मन की बात और टाउन हॉल ने एक जो प्रॉब्लम कर दिया, हमारे लिए क्रिएट कर दिया कि एंटी दलित वायलेंस और एंटी माइनॉरिटी जो है उसको अलग अलग कर दिया, जबकि वो एक मानसिकता का एक ही अंग है। और दूसरा, संघ परिवार जिसको हम एक ही चीज़ आइडियोलॉजिकल मानते हैं, उसके अंदर वेरिएशन कर दिए हैं। अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ज़्यादा बुरे लोग हैं। ये मेरा ख्याल है एक बड़ा आर्टिफिशियल पॉलिटिकल डिवीजन हो गया है, ट्रिपल डिवीजन, जिससे जो लड़ाई हमको लड़नी थी फिजिपेरियस टेंडेंसीज के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए वो लड़ाई में रुकावट आएगी। जी राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे ये सिर्फ कहना था कि प्रधानमंत्री का जो ये स्टेटमेंट है पिछले 2 दिन से, उसको हम सही परिप्रेक्ष्य में समझें। एक तो उन्होंने जो 70-80% की बात कही है, वो 70-80% की बात उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कही है। दोज हु आर टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन ठीक, वो बात हो गई। नहीं सर, वो उन्हीं के 70-80% की बात कर रहे हैं। वो सारे गौरक्षक के 70-80% की बात नहीं कर रहे। जो लोग कानून तोड़ रहे हैं उनमें से 70-80% ऐसे हैं। दूसरी बात उन्होंने एक और कही जो कि बहुत ज़्यादा खुल करके उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने संकेत किया। और संकेत ये किया कि कई बार जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो शायद मैनिपुलेट भी होती हैं, चाहे वो चर्च पर हो, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ पर हो। जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो ये घटनाएं बंद हो जाती हैं। तो ऐसी राजनीति जो देश में तनाव पैदा करे, ऐसी राजनीति जो देश में एक अनरेस्ट पैदा करे, इसके खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। मुन्ना कुमार जी, आपने गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई, एतराज़ किया, वो समझ में आता है, लेकिन जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है, उसके बारे में हिंदू महासभा क्या सोचती है? देखिए, ये जो कहा जा रहा है दलित उत्पीड़न, दलितों पर हमला, ये सब बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, है ही नहीं। ऐसा समाज में कहीं कोई विघटन नहीं है कि ये दलित है, ये ऊंची जाति है, ये फलना जाति है। वो सब अब खत्म हो गया। ये सब पहले था, लेकिन अब आप गांव में भी जाइए तो चाहे ऊंची जाति का आदमी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, सब एक जगह एक साथ बैठता है, एक साथ भोजन करता है। इसलिए उस तरह की अब कोई समस्या रही नहीं। अब एकाध देखिए, एकाध घटना जो ऊना की घटना है, ऊना की घटना में जिसने पिटाई किया उसी ने उसको कैमरे में कैद किया और उसको वायरल किया। तो ये तो उसका वो फैशन है, ऐसी घटनाएं तो एकाध होता है। अच्छा। इसका मतलब थोड़े है कि दलितों को पीटा जाता है और ऊंची जाति का आदमी उसको पीटता है। ये तो केवल वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए ये वर्गीकरण किया जाता है। मुन्ना जी, अभी मैनपुरी से खबर आई, 15 रुपए के लिए एक दलित दंपत्ति को मार दिया गया। रोज ना कोई अखबार में ये जो खबरें आती हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से से, वो बढ़ा चढ़ा करके, यानी वो सच्चाई नहीं है। देखिए, ये संजोग की बात है जी कि मारने वाला गैर दलित था और मरने वाला दलित था। अच्छा, ये तो संजोग की बात है। तो इतने कहीं संजोग कहीं कितने मारने होंगे? वाला, देखिए, कहीं कहीं मारने वाला दलित भी होता है जी। मरने वाला गैर दलित होता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि दलितों के साथ इस देश में कोई अत्याचार हो कोई रहा है? अत्याचार नहीं है, केवल बदनाम किया जा रहा है। ठीक, केवल लोगों को वोट बैंक की राजनीति के कारण लड़ाया जा रहा है। ठीक। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे को लड़ा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जी नीरजा जी, क्या वाकई मामला सरल और सादा है जितना मुन्ना कुमार जी कह रहे हैं? मुन्ना कुमार जी, अगर ये सही है और तो प्रधानमंत्री को क्या ज़रूरत थी इतने कड़े शब्दों में बोलना कि मुझे मारिए हमारे दलित भाइयों बहनों को? क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो वो भी चुनावी कंसिडरेशन में आके बोल वोट रहे हैं। लेना है, मुसलमानों का वोट लेना है। नहीं तो प्रधानमंत्री भी वोट लेना चाह रहे हैं। और क्या, प्रधानमंत्री जी अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार तो दोबारा भी हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जी कुर्बान अली, मैं यहाँ आना चाहूँगा जरा। जी जी बताएं प्रोफेसर थोराट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिंदू महासभा के सज्जन हैं, इनको ये किस दुनिया में रहते हैं? इनको कहिए कि जहाँ वो रहते हैं अगर बगल में चले जाए और देखे कि दलितों की बस्ती कहाँ है। हर एक गांव में दलित गांव के बाहर रहता है।
ऐसा कुछ मैंने नहीं है, दिया वो सब है कि खत्म हो क्राइम गया। ब्यूरो जो होम मिनिस्ट्री का है उसने पिछले कहाँ से खत्म हो गया? लगता है आपके आप पास गाँव कहाँ से जाते नॉलेज नहीं है? हैं, झूठ आप क्यों गाँव बोल रहे हैं जाते आप? नहीं है, माफ कीजिए। 2 लाख केसेस 2 लाख केसेस जो है दलितों ने रजिस्टर आप की यहाँ है शहर में एंटी बैठ के बात इंटेग्रिटी कर एक्ट रहे में। हैं। मुन्ना जी सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ कुर्बान अली साहब, यही मैं कह रहा हूँ जी। कि रिलीजियस डिस्कोर्स जो इक्वालिटी के लिए होना चाहिए वो नहीं है। यदि हिंदू महासभा का कार्यकर्ता इतना अज्ञान है कि जिसको जाति व्यवस्था और अनटचेबिलिटी आप गाँव गाँव में जो जाते नहीं है हैं, उसका अंदाजा प्रोफेसर तक साहब, नहीं इसलिए है, आपको पता तो क्या नहीं है। स्टेप होगी मुझे बताइए। आपसे अनुरोध है कि आप गांव जाइए, जाकर देखिए मुन्ना जी, स्थिति को। वो यूजीसी के चेयरमैन रहे, गांव के रहने वाले हैं। मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। मैं गांव का आप अपने गांव चले आप बताइए जाइए। कब गए हैं गांव, कितने झूठ दिन मत हुए बोलिए। आपको गांव गए हुए, बताइए आप। जी चलिए, खैर इस बहस से कोई नतीजा मुझे नहीं आपको निकलने वाला। बताने की जरूरत नहीं जी, है, अनीजा जी, आपको बताने की जी, जरूरत नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। जी जी, पढ़ने बहुत से माफी नहीं के साथ, होता है ना। माफी के साथ मैं इस बहस को हम विषयांतर न करें। नीरजा जी, ये जो अब चर्चा के हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, बात वही आ रही है निकल करके कि प्रधानमंत्री के इस बयान को कितनी संजीदगी से लिया जाए, उस पर कितना अमल होगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि तुझे हम वली समझते जो नबाद अखार होता, अगर इस पर अमल होता रहा होता, जो वो कहते रहे हैं, जो सोच रही है, वो होता हुआ दिख नहीं रहा। और जैसा प्रोफेसर थोराट ने कहा कि जो हमारी हज़ारों साल की एक सामाजिक संरचना है, मानसिकता है, वो भी बदलने वाली नहीं है ओवरनाइट। तो ऐसे में इस बयान को प्रधानमंत्री के मजबूती मिले, और वो भी उस हालत में कि जब अब उन्हें आरएसएस का भी समर्थन मिल गया है, ये कैसे इफेक्टिव होगा? देखिए, संदेश तो तब जाएगा जब जो गिल्टी थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, सिर्फ एफआईआर नहीं। और पूरा दलित समाज और लोग भी देखेंगे किस तरह से, कितनी जल्दी से एक्शन लिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, दलित समाज आज इतना जागरूक हो गया है कि अब वो ये सहने वाला नहीं है। और क्योंकि उसके वोट हैं, उसके नंबर्स हैं, हर इलेक्शन में हर पार्टी को उसके वोट की ज़रूरत है, तो हर पार्टी चाहेगी उसको नाराज़ नहीं करना। और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब, जिनको ऑलमोस्ट 1/3 दलितों ने वोट दिया था 2014 में, और वो बहुत कॉन्शियस है इस चीज़ के कि उत्तर प्रदेश में उनको दलितों का वोट चाहिए होगा अगर उनको वहाँ सरकार बनानी है, और उत्तर प्रदेश उनके लिए बहुत महत्व रखता है। अगर 2019 की तरफ बढ़ना है, वहाँ जीत की उम्मीद करनी है। और ये सब पार्टीज का है, ऐसा नहीं है, मुन्ना कुमार जी ठीक कह रहे हैं, सब पार्टीज उसी गेम में लगी हैं। तो सिर्फ ये वोट के लिए हो रहा है? लेकिन आप मानेंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हजारों की तादाद में दलित उतरेगा जिस तरह से इस बार वो उतरा है अहमदाबाद में। जी। और मतलब कुछ सुनने को तैयार नहीं, बस बहुत हो गया, पानी सिर के ऊपर से चला गया है। तो ये जो फीलिंग है, ये जो जागरूकता का एहसास है, इसको हमें पहचानना होगा। और पॉलिटिकल पार्टीज मुझे लगता है पहचान रही हैं इस चीज को, तभी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कुर्बान साहब जी। देखिए, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था जी। उसमें बीजेपी केवल गाय के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी, और जब वहाँ गाय के मुद्दे पर बुरी तरह हारी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव आया तो उन्होंने पलटी मार दिया। अब गौ भक्तों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये गाय पर चुनाव हम नहीं जीत सकते, चूंकि इन्होंने जो वादा किया था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, धारा 370 खत्म करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, समान आचार संहिता लागू करेंगे, ये कोई भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसलिए बिहार की जनता इन पर भरोसा नहीं किया, और जो ये गौ रक्षा की बात करते थे, इन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इसलिए अब उन्हीं गौ रक्षकों को निशाना बना के और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जी, बहुत संक्षेप में। नहीं, संक्षेप में क्या कहना है, मैं तो कम से कम खुशी होऊंगा कि उनका कोई भी वादा पूरा ना कर पाए, ना हो पाया, क्योंकि जो उनके जो वादे थे खुद ही डिवाइसिव थे, देश को बंटवारे के कगार पर ले आए थे, टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, जातिवाद के ऊपर, धर्मवाद के ऊपर, वगैरह वगैरह। एक दूसरी छोटी बात मैं दोबारा कहना मांगता हूँ कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जो आर्गूमेंट आते हैं, क्योंकि मैं एक माइक्रो माइनॉरिटी से आता हूँ, उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, मगर एक माइक्रो माइनॉरिटी से आता हूँ, तो हमारा ये शक हो जाता है कि क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हम कोई सरकार बदल नहीं सकते, तो क्या हमको जीवित रहने का, आरक्षित रहने का हमको हक नहीं है क्या? उस आर्गुमेंट से अगर देखें तो सबों के लिए क्या रक्षा प्रबंध है, सबों की जान के लिए, सबों की इज्जत के लिए, सबों के उत्थान के लिए क्या प्रबंध है इस देश में, उसके ऊपर क्यों नहीं बहस हो रही जो थोराट साहब कह रहे हैं। उस बेसिक
इक्विटी और इक्वालिटी, उसके ऊपर क्यों नहीं बहस हो? ठीक, पहले बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, राजवीर शर्मा साहब, प्रोफेसर थोराट, मुन्ना कुमार शर्मा साहब और नीरजा चौधरी साहिबा इस बहस में भाग लेने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री ने लगातार पिछले दिनों जो बयान दिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ ये दलित बल्कि समाज के दूसरे कमज़ोर वर्गों को भी सुरक्षा देने का एक तरह का वायदा किया है, ये असलियत में परिलक्षित होते हुए दिखाई देगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।